नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मनीष शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक एपिसोड निरंतर चला रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद। तो आप लोग इसी कड़ी में आज हम दोबारा टेक वल्लभ जी के साथ हैं। और जैसा कि हम वो सीजनल जो बीमारी है और बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको देखा गया है कि इस बीमारी की वजह से अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ती है लोगों को, डेंगू के विषय में आज हम बात करेंगे कि डेंगू का उत्पत्ति क्यों होती है, किस कारण से होती है और डेंगू का उपचार आयुर्वेद में किस प्रकार से हो सकता है। तो अभी हमारे साथ प्रसिद्ध वैद्य टेक वल्लभ जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। वैद्य जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ भारत न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपने चैनल से हमें जोड़ा और दर्शकों के लिए एक उत्तम एपिसोड लेकर के आप चल रहे हैं। बहुत बहुत आभार। वैद्य जी, जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी, पिछली बार जो है सीजनल बुखार पर हमारी परिचर्चा हुई थी, उस विषय में भी हमने बात की थी और उसी से दौरान बताया था कि अगले एपिसोड में हम डेंगू पर चर्चा करेंगे। तो आज हम डेंगू पर चर्चा करने वाले हैं आपसे। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डेंगू की उत्पत्ति के कारण क्या हैं। थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि डेंगू की उत्पत्ति के कारण क्या है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे ज्वर की, बुखार की उत्पत्ति का बेसिक प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत आयुर्वेद का क्या है वो बताया था। उसी मूल सिद्धांत को लेकर के हम चलते हैं। उसमें पहला शब्द था मिथ्याहार विहार। तो मिथ्या आहार और मिथ्या विहार। जब हम मिथ्या विहार क्या होता है कि जब हम कहीं प्रदूषित क्षेत्र में जाते हैं, नाले और पानी के समीप जाते हैं, जब मच्छर पनप रहे हैं, तो जहाँ पर डेंगू का मच्छर है वहाँ डेंगू हो जाएगा, जहाँ और मच्छर है वहाँ पर मलेरिया हो जाएगा। तो डेंगू भी मलेरिया की भांति है। डेंगू एक अलग तरह का थोड़ा बड़ा मच्छर होता है, उसके काटने से जरा ज़्यादा बुखार होता है। तो जो बुखार का कारण है वो सबका एक विशेष सेम रहता है। और ये भी बता दें कि जैसा हमने श्लोक के अगली लाइन में बताया था कि दोष पेट में आश्रित होकर के वो रस धातु को प्रदूषित करते हैं। तो सबसे पहले उसमें भूख नष्ट होकर के शरीर में पीड़ा हो जाती है। और जैसे ही जैसे पीड़ा होनी शुरू होती है, सर दर्द होता है, तो आदमी समझ लेता है कि मुझे बुखार होने वाला है या हो रहा है। वह स्थिति होती है 99 या 100 बुखार तक की। इसके बाद जब तेज़ बढ़ता है, जितना प्रभाव होता है उससे तेज़ बढ़ता है। तो ये होता है डेंगू का। ये तो मतलब आपका कहना ये है कि आहार से जो उत्पन्न होते हैं वो बुखार अलग है, लेकिन ये विहार से उत्पन्न होता है जो डेंगू। देखिए, स्पष्ट रूप से कहना ये है कि जहाँ पर पानी एकत्रित होता है और आजकल का जो मौसम है, ये सीज़न है बरसात का सीज़न। इस सीज़न में जब आप उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ छोटे छोटे मच्छर पनपते हैं और वो मच्छर जब आप लोगों को काटते हैं, बाइट करते हैं, तो उनसे डेंगू होने का खतरा बना रहता है। तो कहने का मतलब है कि पानी इसमें उत्पन्न होने वाले एक जीवाणु से डेंगू उत्पन्न होता है। मैंने सुना है वैद्य जी की जो डेंगू है, इसका जो लार्वा है वो साफ़ पानी में जो है उत्पन्न होता है। तो अगर मान लीजिए कहा जाए कि हम लोगों के घर के आसपास तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो नालियाँ या गड्ढे जो होते हैं उनमें गंदा पानी एकत्रित होता है, या नालियों में जो बहता है गंदा पानी बहता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये साफ़ पानी में उत्पन्न होने वाला ही लार्वा है? देखिए, एक तो होती है गंदा कबाड़ वाली नालियाँ जिसमें घरों का सब मैला जाता है, और एक होती है जहाँ पर साफ़ पानी चलता है, एक होती है जहाँ पर साफ़ पानी भी रुकता है। बहुत सी नालियाँ ऐसी होती हैं जहाँ ढलान ठीक न होने से, किसी और कारण से, आगे मलबा रुक जाने से पानी रुकता है। जब पानी रुकता है तो उसमें मलबा तो नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी नितर करके आ जाता है। उस पानी में भी डेंगू होता है। या छत पर आपकर कोई गमला रखा है, कोई आपने टायर रखा है, कोई और चीज़ ऐसी रखी है जहाँ पानी जमा हो गया है, तो उसमें भी ये डेवलप हो जाता है। तो आज के मौसम में ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी आपके घर के पास में पानी भराव ना हो। कहने का मतलब ये है कि आपके कूलर में, आपके गमले में, आपके यहाँ कोई सामान ऐसा रखा हो, मग्गा रखा हो, या कुछ भी ऐसा टब वगैरह आपके घर पर, आपकी छत पर रखे हैं जिनमें पानी एकत्रित हो जाए, चाहे वह बरसात का ही पानी क्यों ना हो, तो उससे मच्छर का लार्वा या डेंगू का लार्वा पनपने की जो है संभावना बनी रहती है और
डेंगू की बीमारी आप लोगों के घर तक भी पहुंच सकती है। तो सावधानी रखें, पानी एकत्रित ना होने दें, पहली बात। आइए अब हमने यह तो जान लिया कि डेंगू की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, डेंगू बुखार क्यों होता है। आइए बात करेंगे कि इसके उपचार की। जैसे कि हम लोग आपको बता रहे हैं कि हमारा जो स्पेशल एपिसोड है ये केवल आयुर्वेद के लिए है, तो आयुर्वेद पर ही बात चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है जिससे शीघ्र आराम पड़े। वह जी जानना चाहूँगा कि डेंगू का सक्रिय इलाज क्या है आयुर्वेद में जिससे तुरंत और जल्दी आराम मिले, और लक्षण भी जानना चाहूँगा कि अगर किसी को डेंगू होता है तो उसके लक्षण क्या प्रतीत होते हैं जिससे आदमी को पता लगे कि भाई डेंगू हो गया है तो इसका इलाज करवाने पहुँचे। सर्वप्रथम तो आप लक्षण बताइए। ये एपिसोड आपने कहा आयुर्वेद के लिए है और आयुर्वेद जनता के लिए है, और आयुर्वेद के अनुसार जो डेंगू का कारण है वो हमने बताया। एक और चीज़ अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि कूलर का पानी तो उसमें डालना ही है, लेकिन उसको आजकल 15 दिन के लिए अगर रोज़ पानी निकाल करके ताज़ा भरेंगे तो उसमें किसी तरह का लार्वा उत्पन्न नहीं होगा। अगर उसमें एक हफ्ता तक पानी रुक गया तो वो लार्वा और मच्छर उसमें उत्पन्न हो सकता है, इसकी संभावना रहेगी। और अब बात आती है इसके चिकित्सा की, इसकी पहचान की। जब आपको एकदम तेज़ी से बुखार बढ़े, कल सुबह आप ठीक थे, आज सुबह आप ठीक हैं, अभी आपको ठंड लगने लगी है, अभी आपका खर्च हो गया, ऑफिस में है वहीं पर तेज़ बुखार हो गया, तो ये कारण होता है डेंगू का। इसके साथ साथ अगर इसमें सर्दी लगती है तो भी, अगर इसके साथ कफ हो जाता है तो और कॉम्प्लिकेशन। देखिए ये संक्रमण का बुखार है, संक्रमण आंतरिक और बाहरी दोनों तरीक़ों से लगता है। तो ये बाहरी तरीके से मच्छर के काटने से लगता है, उस संक्रमण से कफ भी डेवलप हो सकता है। अगर कफ डेवलप होता है तो ये चिकित्सा के बारे में मैं बताऊं आपसे कि जैसा अन्य पैथियों में है कि एक ही एंटीबायोटिक और एक ही बुखार उतारने की दवा वो सभी को दी जाती है, कोई से कैसा भी बुखार हो। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसा बुखार है, कितना नया है, कितना तीव्र है, कितने लक्षण हैं, रोगी की नेचर क्या है, रोग की नेचर क्या है, मौसम कौन सा है, इन सब का ध्यान रखते हुए उस अमुक रोगी के लिए चिकित्सा निश्चित की जाती है, तब उसको अधिक लाभ होता है और जल्दी लाभ होता है। या मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का ज्वर अगर है आपको, तो और किसी चिकित्सा में आप समझेंगे कि आपने एंटीबायोटिक ले लिया, तुरंत बुखार उतर गया, लेकिन वो जाता नहीं है और तुरंत बुखार उतरने से कमजोरी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। बुखार मान लीजिए कि 4 दिन में ठीक हो गया तो अगले 4 दिनों तक भी उसकी काम पर लौटने की जो स्थिति नहीं बन पाती है। तो आपका कहना ये है कि जिस प्रकार से और ज्वर होते हैं उसी प्रकार से डेंगू के ज्वर का आयुर्वेद में इलाज होता है। भाई जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जिस प्रकार से जड़ी बूटियाँ जो भी आयुर्वेद का सिस्टम है, तो उसका सीधा सीधा मामला ये है कि वे जड़ से ख़त्म करते हुए चलता है उस बीमारी को, चाहे वह डेंगू ही क्यों ना हो। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, ज़्यादातर देखा गया है कि जो डेंगू के मरीज़ होते हैं वो जिस समय तक डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो ये जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं इनका डाउन होने की स्थिति बताते हैं, प्लेटलेट ख़त्म होने की बताते हैं कि प्लेटलेट इतनी रह गई, भाई 20,000 रह गई, 25,000 रह गई, 5,000 रह गई, अब 2,000 रह गई। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई ब्लड लिया जाता है, दूसरे से प्लेटलेट बढ़ाई जाती हैं, फिर उसके लिए बाज़ार में बहुत सी तरह तरह की चीज़ें बताई जाती हैं खाने पीने के लिए। तो ये प्लेटलेट डाउन होने का कारण क्या है और कितने मतलब इसका कारगर है ये तरीका ब्लड लेना, और आपके यहाँ प्लेटलेट बढ़ाने का क्या तरीका है? बहुत सारी विधाएं आयुर्वेद की जो प्रचलन में नहीं है, यानी हम लोगों की प्रैक्टिस में नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उस तरह के रोगी हमारे पास इमरजेंसी में आपातकाल में नहीं आते हैं। ये मैं अपनी कमी कहूँ या जनता की कमी कहूँ, पर ये कमी हमारे साथ है। जब इमरजेंसी हमारे पास नहीं आएगी या ऑपरेशन वाले केसेज हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारा वो अभ्यास भी नहीं रहेगा। यही स्थिति है कि हर रोग की 4 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो उसको हम इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि प्रथम अवस्था का मतलब ये जहाँ डिक्लेयर हो गया कि हाँ ये इतना बुखार है। सेकंड में ये होगा कि उससे और तेज़ हो गया, कुछ दिन से ठीक नहीं हुआ। और थर्ड स्टेज जो होती है वो असाध्य अवस्था होती है। वो असाध्य अवस्था को हम ये मानेंगे कि वो प्लेटलेट कम होने वाली अवस्था है।
तो वो दुस्साध्य है, असाध्य है, ये अवस्था है। चौथी स्टेज अभी वो और बाकी है। जो तो चौथी स्टेज होती है वो मृत्यु तुल्य कष्ट को कहते हैं, जब ठीक नहीं होने वाली मौत सामने दिखाई देती है। तो हमको ये देखना है कि अगर थर्ड स्टेज में है तो बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जिनसे प्लेटलेट बढ़ जाती हैं। और आपने ये देखा होगा कि एलोपैथिक चिकित्सा या हॉस्पिटल की चिकित्सा करते हुए भी बहुत से लोग बताते हैं कि आप पपीते का पत्तों का रस दे दीजिए, आप बकरी का दूध ले लीजिए, तो ये एलोवेरा लीजिए, गिलोय का रस लीजिए। तो ये सब क्या है? आयुर्वेद ही तो है। वहाँ आप चिकित्सा में उनके कहने से ले रहे हैं या आप नेट पर पढ़ कर के कोई चीज़ ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो हमारे पास चिकित्सा में है ना। जैसी चिकित्सा की आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वैटेक वल्लभ जी, जिनसे आज संपूर्ण चर्चा जो हुई डेंगू के ऊपर हुई। देखिए बहुत अच्छी बात आज लास्ट में अंत में कह गए हैं वैटेक वल्लभ जी कि जब हम लोग डेंगू की बीमारी से ग्रस्त होते हैं और शुरू में हम नहीं पहुंचते डॉक्टर्स के पास या आयुर्वेदाचार्य लोगों के पास नहीं पहुंचते, पहले हम अपने से इलाज करने की कोशिश करते हैं और जब धीरे धीरे वह बीमारी बढ़ती और जकड़ती है तो पता लगता है कि डेंगू की बीमारी ने जकड़ लिया है। उसके बाद दिखता क्या है कि भाई एलोपैथिक में जाएं, आप अपने ग्लूकोज चढ़वाएं, अगर मान लीजिए प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लड चढ़वाएं, ये सब चीज़ स्थितियां बनी रहती हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मित्रों की क्रोसिन दी जाती है ज़्यादातर, और कोई दवाई नहीं दी जाती। उसके बाद ब्लड वाली स्थिति ही बनती है चढ़ाने और उतारने की। तो एक चीज़ जो है वैद्य जी ने कही इसमें कि जब आप डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं और आपकी प्लेटलेट बननी शुरू होती है थोड़ी थोड़ी, तो उस समय जो है जो एलोपैथिक्स वाले जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उन लोगों की भी राय यही रहती है कि आप गिलोय लें, पपीता लें, बकरी का दूध पिएं या एक कीवी फल आता है उसको खाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्लेटलेट बढ़ाती हैं। तो कहना है वैद्य जी का कि यह सब चीज़ें भी आयुर्वेद का ही एक उपचार है। तो आयुर्वेद से डेंगू का उपचार संभव है, बताया है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए, बने रहिए समर्थ भारत की टीम के साथ।